नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, ये भारतीय अवाम ताकत दल सोशल मीडिया के यूट्यूब के पैगाम के माध्यम से जो इस मुल्क को चाहिए, हमारा मुल्क क्या है? एक राष्ट्र है, उसका नाम क्या है? भारतवर्ष। और भारतवर्ष में जो देशवासी हैं वो स्वाभाविक रूप से वो भारतीय हैं। अब ये तीनों तथ्य तो अब आपके सामने हैं, लेकिन ये देशवासी भारत राष्ट्र में रहते हुए, भारतीय होते हुए भी उनका जो व्यवहार इसमें है वो भारतीयता के बिल्कुल खिलाफ चल रहा है। सारे दुखों की जड़ यहीं पर है। भारतीय अवाम ताकत दल का राय कि यदि इसको राष्ट्र के रूप में सर्वाइव करना है तो इसके नागरिकों को जो संविधान में भी बताया है, जो राष्ट्र के अनुसार जो इसका वजूद पहचान होनी चाहिए और जो अमर शहीदों ने और उन अमर शहीद क्रांतिकारी राष्ट्रभक्तों ने अपने प्राण और आहुति देकर के, कुर्बानी शहादत देकर के आज़ादी लाई है और आज़ादी लाने के लिए अपना सर्वस्व, अपने प्राण से सर्वस्व जो है भारत माता की बलवेदी पर न्यौछावर किया है, उनके भी कुर्बानी शहादत का पैगाम यही है कि हम भारतीय हैं और उस भारतीय की तरह हम व्यवहार करें। ये तो तथ्य हुआ, लेकिन उसके समानांतर तथ्य जो एक कड़वा तथ्य यह है कि जो शक्तियां हैं जो इस समाज को तोड़ना चाहती हैं, इस देश को तोड़ना चाहती हैं, वह सभी को भारतीय होते हुए भी संकीर्णता आधारित यानी अवधारणाओं के आधार पर, विचारों के आधार पर हमारा वजूद क्या है कि हम भारतीय हैं, लेकिन वो सिखा रहे हैं कि नहीं आप भारतीय नहीं हैं, आप जो है हिंदू हैं। वो सिखा रहे हैं कि आप भारतीय नहीं, आप मुसलमान हैं। वो ताकतें सिखा रही हैं कि आप भारतीय नहीं हैं, आप ईसाई हैं। वो ताकतें सिखा रही हैं कि आप भारतीय नहीं, आप सिख हैं, बौद्ध, जैन, पारसी इत्यादि। इन ताकतों को पहचानिए और डाउन द लाइन और आगे हिंदू ही नहीं उसे करेंगे कि आप भारतीय नहीं हैं, आप ठाकुर हैं, राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, यादव हैं,
आप वैश्य हैं, और उसके 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 और नीचे जाइए, आप राजभर हैं, कुर्मी हैं, आप निषाद हैं, आप कोयली हैं, खट्टिक हैं। इस कदर जो है समाज को बांटने की एक प्रवृत्ति जो है वो चल पड़ी, और इसी के आधार पर वो राजनीति कर रहे हैं सत्ता हथियाने की। तो सारे दुखों की जड़ जो है यहीं पर। भारतीय जनता दल ये सिखा रहा है, ये निवेदन भी कर रहा है, समझा रहा है कि सारी बातों को छोड़ करके हम अपने जो वास्तविक है और जो हमारा संवैधानिक वजूद है उसके अनुसार जो है हम आचरण व्यवहार करें कि हम भारतीय हैं। तभी ये हमारा राष्ट्र भारत जो है सस्टेन रह पाएगा, टिका रह पाएगा। वरना विखंडन की सारी संभावनाएं ये जो है वो सब हमेशा डाल रहे हैं। इससे इस देश को बचना होगा। और उसमें जो हिंदू मुस्लिम का जो ये चक्कर जो चल रहा है, और उसको विभिन्न देश की दुश्मन पार्टियां जो हवा दे रही हैं, उसको भी बड़ी गंभीरता से सोचना होगा, देखना होगा। इसलिए चिंता और अवधारणा और हमारी संवेदना सिर्फ इसी बात पर होनी चाहिए कि हमारा ये मुल्क या हमारा राष्ट्र भारतवर्ष कैसे मजबूत हो, कैसे सुरक्षित रहे और कैसे आगे बढ़े। साथ ही में जितने भी हमारे भारतीय भाई बहन हैं वो कैसे साथ में एक दूसरे के प्रति वो सद्भाव रखते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए कैसे साथ में रहें, इस वातावरण का लाभ उठाएं। सारी जो सुविधाएं हैं उसका भी जो है आपसी समझदारी के साथ, आपसी सद्भाव के साथ ही, भारतीय सद्भाव के साथ ही उसका लाभ उठाएं। अब तक 60-70 सालों तक जो है हम लोगों ने इसको सीखा नहीं है, और बल्कि सच्चे अर्थों में कहिए कि इस तरह से जो है सिखाया नहीं गया है, बताया नहीं गया है। भारतीय जनता दल जो मैं समझता हूँ, मैं हम दावा नहीं करते, लेकिन मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता दल जो ये पहली बार भारतीयता के आधार पर, वातावरण के आधार पर, कि पहले तो हम अपना जो हमारा वजूद है उस पर आ जाए कि इस देश के सभी लोग जो है अपने को भारतीय समझते हुए वैसा बर्ताव करें, वैसा आचरण और व्यवहार करें। और जो जितनी भी कृत्रिम किस्म की इन समूह विभाजनकारी ताकतों ने आप पर जो है वो पहचान वजूद ही नहीं, बल्कि इन समूह ने हजारों इस टाइप के वो तंजीमें वो बना रखी हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा या विश्व हिंदू परिषद और जमियत उलेमा हिंद, तमाम इस तरह के, हम सबका नाम हमको याद नहीं है, उसी संकीर्णता आधारित है, लेकिन सब ऑल इंडिया जरूर रखेंगे। तो उनके ऑल इंडिया के रखने से उनके जो संकीर्णता की जो प्रवृत्ति है, जो कैरेक्टर है, उसे वो जाता नहीं है कि ये विखंडनकारी वो सोच है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, अखिल भारतीय यादव महासभा, इस प्रकार जातियों के आधार पर, और फिर भाषाओं के आधार पर अखिल भारतीय गुजराती महासभा, अखिल भारतीय पंजाबी महासभा, अखिल भारतीय बंगाली महासभा, और अखिल भारतीय जो है तमिल संगम, अखिल भारतीय कन्नड़ महासभा, अखिल भारतीय मलयालम महासभा, अखिल भारतीय तेलुगु महासभा, इस प्रकार। तो संकीर्णता आधारित हजारों तंजीम बनी हुई हैं।
इस भारतीय एकता के विरुद्ध में इन सारी तंजीमों को भारतीय एकता को कायम रखने के लिए उससे विरक्त होनी पड़ेगी या उसको नष्ट में नाबूद करना होगा। और जो है सबसे इसमें जो गंदी बात हो रही है, ये जो ताकतें हैं, विखंडनकारी ताकतें, जो कि इन्हीं संकीर्णता के आधार पर जो है और हमारे पहचान और वजूद को भटका करके कह रहे हैं कि नहीं, आप हिंदू हैं, आप तमिल हैं, आप तेलुगु हैं, आप क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, तुर्की वाले ब्राह्मण हैं, जो सिखा रही हैं, इसके आधार पर हम जो है मानसिक गुलाम हो गए। मानसिक गुलाम जब हो गए हैं तो हमसे यानी हम उनको वोट नहीं दे रहे हैं, ये हमसे वोट छीन रही हैं। तरह तरह के कि हम जो है वो हिंदू सनातन के रक्षक हैं, तो हम मुसलमानों के जो है रक्षक है। हालांकि हिंदू और मुसलमान शब्द से भारतीय जनता के दल को सख्त परहेज है, इसलिए उसने भारतीयता के अनुसार जो है संबोधन भी बना रखे हैं, जिसका कि वो बराबर इस्तेमाल भी करता है और उसी इस्तेमाल पर यकीन भी है। लेकिन कभी कभी मजबूरी हो जाती है, जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, रोग तो रोग ही होता है, और जिस रोग को वो परंपरागत रूप से वो डॉक्टर भी जानता है और रोगी उसको बता सकता है, तो कभी कभी उन रोगों को जो परंपरागत शब्दावली में कहा जा रहा है, तो उसी में बताना पड़ता है। वरना तो जो संबोधन है इस भारतीय जनता के दल का, वही जो है वो यथोचित भी है और यथोचित भी है और वही न्यायोचित भी है कि हमारे सभी जितने भारतीय भाई बहन हैं, तो और उन भारतीय भाई बहनों में कुछ जो मुख्तलिफ माने पंथों के वो अनुयायी हैं और पंथ और उन पंथों में उनकी आस्था है। तो मान लीजिए कि हिंदू सनातन में जिन भारतीय भाई बहनों की आस्था है और उसके जो अनुयायी हैं, उनके लिए हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन, इस बात को किसी और यूट्यूब में मैं बताया भी गया। ऐसी बातें कोई नई सी बात नहीं है, लेकिन बताया भी गया। लेकिन चूंकि बीमारी इतनी गहन है और इतनी जड़ पकड़ी हुई है, तो ये बार बार बताना पड़ता है। तो हमारे जो जिनको आप हिंदू कहते चले जा रहे हैं, उनके लिए भारतीय जनता का दल हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन, इस प्रकार जो है जो दूसरे बहुसंख्यक हैं हमारे, तो वो हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन। और जो तीसरे बहुसंख्यक हैं वो हैं ईसाई पंथ के मानने वाले, तो हमारे ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन। इस प्रकार से और भी आस्थाएं हैं। आपका बौद्ध आस्था है, जैन आस्था है, पारसी आस्था है, इसी प्रकार। और हमारे देश में भाषाएं भी हैं, वो सभी भाषाएं हमारी भारतीय भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में भी उनको इंडियन लैंग्वेज कहा, भारतीय भाषा कहा, इसलिए उनको क्षेत्रीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा कह करके उनको भारतीयता के सम्मान से वंचित नहीं करना है। तो वो हमारी जितनी भी पहले तो शुरू में जो संविधान ने मान्यता दी थी, वो 14 हमारी भाषाओं को भारतीय भाषा का सम्मान मिला था। बाद में 15वीं जो है वो सिंधी भाषा को हिंदी के सम्मान मिला। फिर इसके बाद
और 3 भाषाएं और जुड़ी, फिर 4 भाषाएं और जुड़ी, तो आज की तारीख में शायद 22 भाषाओं को भारतीय भाषा का सम्मान मिला हुआ है, जो कि संविधान में वो सम्मिलित है। तो ये हमारी भारतीय भाषाएं हैं। तो उनमें आपकी जो है कश्मीरी या डोगरी या पंजाबी या हमारी बांग्ला भाषा, असमिया भाषा, मणिपुर भाषा, नेपाली भाषा भी है, और फिर मराठी भाषा, गुजराती भाषा, उड़िया भाषा, तेलुगु भाषा, तमिल भाषा और मलयालम और कन्नड़ भाषा, उड़िया भाषा। तो ये सब हमारी भारतीय भाषा है। तो सबकी जो पहचान है वो भारतीयता से है। अब ये बहुत बड़ी गलती होगी कि भाषा के आधार पर जो है वो प्रांत बनाए गए, ये बहुत बड़ी गलती है। और ये गद्दार नेहरू ही कर सकता है इस देश को कमजोर करने के लिए। अमेरिका भी आज़ाद हुआ था, और वहाँ तो जब आज़ाद हुआ तो वहाँ अमेरिका के लोगों ने वो ब्रिटेन के अंग्रेज़ों को कंप्लीट भगा दिया वहाँ से, और तब अपने अनुसार जो है सारी व्यवस्थाएं जो है वो उन्होंने अपने अनुसार वो सारी व्यवस्थाएं किया, उन लोगों ने किया। लेकिन यहाँ पर तो गद्दार नेहरू बैठा था। इसने पहला जो है हमारे देश का मुखिया यानी गवर्नर जनरल जो है फिर अंग्रेज को ही बनवाया इसने, इस गद्दार नेहरू ने, उनको माउंटबेटन को। और सारा कुछ जो है यानी भारत के माने जो भारत की आवश्यकता थी उसके अनुसार हुआ नहीं। वो भारत को कमजोर करने की ही जो साजिश ये करता रहा गद्दार नेहरू। तो पहली कमजोरी उसने क्या किया कि भाषा के आधार पर जो है वो प्रांत बनवा दिया। जो भारतीय भाषाएं थी उसके आधार पर प्रांत इसने बनवा दिया। अब इसमें जो भारतीय एकता की जो दुश्मन बनी हुई हैं, जो भाषा के आधार पर जो है वो विखंडन पैदा कर रही हैं, वो तो अलग से। फिर भाषा के आधार पर जो प्रांत बने हुए हैं, तो प्रांतिक कट्टरता, भाषाई कट्टरता, ये दोनों जो भारतीयता की शत्रु बनी हुई है। सांप्रदायिक कट्टरता और तो है ही, अपने जाति कट्टरता तो है ही, लेकिन भाषा के आधार पर जो प्रांत इसने बनवा दिया था नेहरू ने, तो प्रांतिक कट्टरता भी आ गई। लेकिन अमेरिका भी जब आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, उसने वहाँ भी भाषा, वहाँ भी क्षेत्रीय भाषा या वहाँ उस देश की भाषाएं रही होंगी, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। उसने बस लाइन खींच दी, रेखा खींच दी, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन। उसी में जो भी 50 या 51 उसके भाग हो गए, वही प्रांत हो गए। और यही यहाँ भी होना चाहिए था। लेकिन वो गद्दार नेहरू, इस देश का दुश्मन वो नेहरू जो है, वो भाषा के आधार पर प्रांत बनवा कर के इस देश को और कमजोर कर गया। तो ये भी जो है भारतीय एकता की शत्रु बनी हुई है। लेकिन यदि इस राष्ट्र को कायम रहना है, मजबूत रखना है और महफूज रखना है, आगे बढ़ना है, तो ये सारी कट्टरताओं को और सारे जो है ये बाधाओं को पार करना होगा, और सारी दीवारों को तोड़ना होगा। भाषाई दीवार, प्रांतीय दीवार, सांप्रदायिक दीवार, जातीय दीवार और क्षेत्रीय दीवार, सारी दीवारों को तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ करके भारतीयता की पहचान पर आना पड़ेगा। एक तो ये आवश्यकता है। दूसरे,
हमारे देश में इन 70 सालों में जो ये संभ्रांतवादी या तो हमारे समाज में जो संभ्रांतवादी जो सोच के हैं, जो सामंतशाही सोच के हैं, वो तत्व इस देश के लिए वो तत्व और उनकी सोच दोनों इस मुल्क के लिए और इस मुल्क की एकता के लिए बहुत खतरनाक है। तो वही जो संभ्रांतवादी जो तबका है और जो सामंतशाही सोच का जो तबका है, वो हमारे जो भारतीय भाई बहनों के तबके को सम्मान देने के पक्ष में नहीं है और अपमानजनक शब्दों से वो मौके बमौके वो बोलता रहता है। वही संभ्रांतवादी सोच या वो तत्व जो है हमारे उपेक्षित जो भारतीय भाई बहन है, यानी जिनको सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान उनको नहीं मिल पा रहा है। उनको वो अपने को उपेक्षित समझ रहे हैं और इस तरह से जो संभ्रांतवादी तत्वों और सामंतशाही तत्वों के द्वारा उनकी उपेक्षा हो रही है और कुछ जो है माने असम्मानजनक संबोधनों से उनको अपमानित भी करते हैं, उनको चमार बोलते हैं, उनको हरिजन बोलते हैं, जबकि इस देश के संविधान ने सबको यानी भारतीय नागरिक का सम्मान दिया है और भारतीय नागरिक के सम्मान से सभी को वो इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान दिया जाने का कर्तव्य जो है सभी भारतीय भाई बहनों का है। ये सभी भारतीय भाई बहनों का कर्तव्य बनता है कि अपने सभी शेष भारतीय भाई बहनों को भारतीय नागरिक का या भारतीयता का इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान वो बख्शें और हरिजन या चमार शब्दों से बिल्कुल परहेज करें। और वही सामंतशाही और संभ्रांतवादी सोच वाले तत्व जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को मौके बेमौके कभी मियाँ, कभी कटुआ, कभी पंचतपुत्र, कभी जिहादी, कभी वो माने पाकिस्तानी आतंकवादी और गद्दार, इन सारे शब्दों से वो इस तरह से उसका दुरुपयोग करते हैं। कौन? सामंतशाही और सम्राटवादी सोच वाले तत्व। इससे भी हमारे समाज में यानी भारतीयता आधारित समरसता लाने में जो है बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो इस तरह के तत्वों को भी और इस तरह के तत्वों और इस तरह की सोच को भी कुचलने की आवश्यकता है। भारतीय जनता दल इसके लिए विशेष रूप से वो सचेत है। जैसा कि मैंने बताया था पिछले एपिसोड में, जब संविधान बन रहा था तब भी संविधान बनने की प्रक्रिया में भी जो ये संकीर्णता आधारित विचारों से जो ग्रसित थे तो उनकी टकराहट देखने को मिली थी, लेकिन राष्ट्रीय सोच ने उनको शांत किया और बस यही कहा कि आप लोग अलग अलग इस संकीर्ण कुनबे से यदि आप समस्याओं को देखेंगे, उठाएंगे तो इससे संविधान निर्माण की प्रक्रिया में बाधा पड़ेगी
और देश निर्माण, भारत निर्माण की प्रक्रिया में भी बाधा पड़ेगी। तो उनको चेतावनी दी गई। यही चेतावनी सख्त रूप में आज भारतीय आवाम के द्वारा इन राजनीतिक दलों को दिए जाने की आवश्यकता है। लेकिन वो चेतावनी देने के पहले हम वो पात्रता तो रखें। पात्रता तब आएगी कि हमारे सभी 135 करोड़ जो भारतीय भाई बहन हैं, भारतीयता के आधार पर एक होकर के और उस सद्भाव में आकर के, उस विचार में आकर के, उस माहौल में आकर के, तब आप ये इस तरह की चेतावनी, इस तरह का सबक आप उनको दे सकते हैं। क्योंकि जब तक इसमें ग्रसित रहेंगे तब तक वो पात्रता वो आ नहीं सकती। यही यथार्थ, यही कड़वा यथार्थ, कड़वी हकीकत जो है भारतीय जनता दल आप सभी को बता रहा है। लेकिन दुख इस बात का है और सच्चाई भी है कि आज भी जातीय जो बीमारी में है या दलदल कह लीजिए, उससे हम निकल नहीं पाए हैं। जबकि निकलना पड़ेगा। यदि इस देश को कायम रखना है तो जातीय दलदल से बाहर निकलना पड़ेगा। ये राजनीतिक पार्टियां तो इसी कमजोरी का, इसी बुराई का वो हमेशा वो बेजा इस्तेमाल जो है वो करती रहेंगी। लेकिन चूंकि भुगतने वाला ये देश है, भुगतने वाला हम आप हैं, और संविधान ने मताधिकार का जो सबसे अमोघ अस्त्र जो है हमको दिया हुआ है, ये उनको भी पता है। यह इन राजनीतिक दलों को भी पता है कि मताधिकार का अमोघ अस्त्र जो है वो हमारी भारतीय आवाम के पास है। तो कितना बड़ा षड्यंत्र ये इन सबों ने रचा है कि इस आवाम को ही कमजोर करो ना, मानसिक गुलाम बनाकर कमजोर करो, इनसे वो वोट छीन लो इनसे। इनके दिमाग में भरते रहो कि तुम भारतीय नहीं हो, भारतीय नहीं हो, भारतीय नहीं हो। तुम क्या हो? हिंदू हो, हिंदू हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, मुसलमान हो, मुसलमान हो। इनके दिमाग में वो जहर ये भरते रहते हैं। तो हम उसी अनुसार सोचते हैं। और इनके जो चूंकि सत्ता में बैठे हुए हैं, सिस्टम में बैठे हुए हैं, साधन पर इनका कंट्रोल है, तमाम साधन, रुपया पैसा का इनके पास अंबार है। तो कई प्रकार के जो है वो मर्सनरी, कई तरह की फौज, कई तरह के उनके आदमी आकर के जो है उनके एजेंट बन करके वही वो पढ़ाते रहते हैं। वही जहर जो है वो भरते रहते हैं। तो लेकिन आज भारतीय जनता दल के पास साधन की कमी है, ये बात सही है। तो अभी वो सिर्फ सोशल मीडिया का जो यूट्यूब का सहारा ले रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि हमारे भारतीय भाई बहन इसमें जो शरीक हो रहे हैं इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए भारतीय जनता दल का सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से यह निवेदन है, नम्र निवेदन है कि इस यूट्यूब के संदेश को अधिक से अधिक आप बढ़ाइए। जन जन तक इसको पहुंचना बहुत जरूरी है। इसलिए और खास करके मैं देखने में आता है कि यूट्यूब पर देखने वालों की संख्या बहुत ही कम है, कभी 3, कभी 4, कभी 5। इससे भी भारतीय जनता दल के जो विरोधी हैं उनको उपहास करने का एक मौका मिलता है। तो लेकिन इसी बीच में छिटपुट ही सही, थोड़े ही सही, हमारे जो भारतीय भाई बहनों की जो प्रतिक्रिया है वो कहते हैं कि भाई बरसों बाद इस तरह का विचार आया है, बरसों बाद इस तरह का की मुहिम चल रही है, सबको साथ में लेने की, सबको समान रूप से सम्मान देने की, भारतीयता के माहौल को लाने की। 1857 की क्रांति के बाद और ख़ास करके हमारे जो
अमर शहीद क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त रहे हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्लाह, खुदीराम बोस इत्यादि जो है। तो इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इस तरह की फीलिंग, इस तरह का महसूस जो है हमारे भारतीय भाई बहनों से, यानी देश के कोने कोने से आ रही है। हाँ, अब उसका विस्तार अभी होना बाकी है, लेकिन उसको आप लोग जो है विस्तारित करवाइए। भारतीय जनता दल के बाद जो ही साधन हो जाएगा वो आप लोगों की, और साधन व्यवस्था, साधन के लिए संघर्ष कर रहा है, हो भी जाएगा तो आप लोगों के सामने सीधे 1-to-1 के रूप में आएगा। और वो इस चीज़ को कि भारतीयता ही एकमात्र इसका हल है, भारतीयता ही एकमात्र इसका एक अस्त्र है इन सारी बीमारियों के इलाज के लिए। लेकिन जब तक आप लोग बीच में भारतीय जनता दल वो मैंने व्यक्तिगत रूप से या कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ नहीं आ पाता है, तब तक इस विचार को बढ़ाइए। यह देश से संबंधित है, अपनी आवाम से संबंधित है। ये देखिए, इस विशेषता को आप लोग जरा समझिए। भारतीय जनता दल सिर्फ देश की बात करता है, कहता है कि भाई हमारे लिए नहीं, सभी अपने देशवासियों के लिए देश सर्वोच्च होना चाहिए, सबसे ऊंचा देश है। यहाँ तक कि हमारी जो सर्वोच्च मान्यताएं हैं कि हम अपने ईश्वर को मानते हैं या खुदा को मानते हैं या गॉड को मानते हैं, वाहिगुरु को मानते हैं, उससे भी ऊंचा हमारा ये देश है। अब जान लीजिए, हमारे ईश्वर से भी ऊंचा हमारा देश भारत है, हमारे खुदा से भी ऊंचा हमारा देश भारत है, हमारे गॉड से भी ऊंचा हमारा देश भारत है, हमारे भाई गुरु से भी ऊंचा हमारा देश भारत है। इस तरह की मान्यता होनी चाहिए। और उसी प्रकार जो हमारी आवाम है, माने अपने देश के बाद, उसका भी महत्व जो है हमारी सारी मान्यताओं से ऊपर है। हमारी 135 करोड़ जो है वो हमारे ईश्वर से भी ऊपर है, हमारे गॉड से भी ऊपर है, हमारे अल्लाह से भी ऊपर है, ये हमारे 135 करोड़ अवाम। इस तरह की मान्यता होना सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो इन्हीं दो जो हमारे पहलू है या मुद्दा कह लीजिए, इसी पर हर वक्त जो है, जो अब तक जो 940 या 950 जो मैंने ये वीडियो जारी हुई, इसी पर केंद्रित है। तो ये तो रहा भारतीय जनता दल का। इसके विपरीत जितने भी और दल हैं वो कभी भी देश की बात नहीं करते हैं, कभी भी आवाम की बात नहीं करते हैं, कभी आवाम की एकता की बात नहीं करते हैं, देश की एकता की भी बात नहीं करते हैं। अधिक से अधिक हुआ तो जैसे बीजेपी नकली किस्म का है तो वो हिंदू एकता की बात करेगी। हिंदू एकता की बात करना मतलब विखंडन ही है, मतलब हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में एकता रहे तो वो एक तरह से विखंडन ही है। इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन कि सिर्फ उसी में एकता की बात करें तो वो विखंडन है। भारतीय एकता से मतलब यह भी सबको माने कि चाहे जो हिंदू सनातन आस्था वाला भारतीय भाई बहन हो, चाहे इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन, इनके बीच में यानी भारतीयों के बीच में एकता होने की आवश्यकता है। हिंदू एकता की आवश्यकता नहीं है, मुस्लिम एकता की आवश्यकता नहीं है। एकता यानी किस एकता की आवश्यकता है? भारतीय एकता की। और उस वातावरण में न तो कोई हिंदू है न तो कोई मुस्लिम है, सभी भारतीय हैं। बात यहीं पर खत्म हो गई।
लेकिन ये जो ताकतें हैं जिन्होंने सत्ता हथियाया है, हमको मानसिक गुलाम बना करके, मानसिक गुलाम कैसे बनाते हैं कि आप भारतीय नहीं हो, आप हिंदू हो। यहीं से जो है उनकी साजिश शुरू होती है। आप भारतीय नहीं हो, आप मुस्लिम हो, यहीं से उनकी साजिश शुरू होती है। इस प्रकार तमाम ये सभी समाज के दुश्मन हैं, इस देश के दुश्मन हैं। इतनी पहचान तो विकसित करिए। और उसी प्रकार आप भारतीय नहीं हैं, आप मराठी हैं, आप भारतीय नहीं हैं, आप गुजराती हैं, आप भारतीय नहीं हैं, आप तमिल हैं। इस तरह की जो विखंडनकारी ताकतें हैं उनको पहचानने की जरूरत है। पहचान करके उनका जो पात्र स्थान है नष्ट में नाबूद करना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन वो जिम्मेदारी बड़े आसानी से उसका निर्वहन हो सकता है, बशर्ते वो उस तरह की समझदारी हो। तो कल हमको एक इलाके में जाने का मौका मिला। उस इलाके का हम नाम नहीं ले रहे हैं। वो शायद हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का इलाका था। और मैंने कहा कि देश की एकता को तोड़ने के लिए एक साजिश के तहत यानी जत्थेबाजी, ये पूरा इलाका है तो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का इलाका है। यह जो है वो ठाकुरों का इलाका है, यह ब्राह्मणों का इलाका है। और यही नहीं, शिक्षण संस्थाएं जहां से ज्ञान बढ़ता है, जहां से बुद्धि विवेक का जन्म होता है, वो शिक्षण संस्थाएं भी जत्थेबाजी का शिकार हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, गुरु नानक देव जो है वो विश्वविद्यालय। इसी प्रकार जहाँ पर कि वो हमारे आस्था विशेष के ही लोग जो है वाइस चांसलर से लेकर के वो चपरासी तक उनकी जो है बहुतायत होती है। इक्का दुक्का को छोड़ दीजिए। तो यह भी जत्थेबाजी का एक नमूना है। जत्थेबाजी को बोलते हैं अंग्रेजी में गैटोइजेशन। तो जो जत्थेबाजी में जो लोगों को बसाया गया है, इस तरह से नहीं किया गया कि भाई सब लोग एक साथ रहें। माने वो जो बस्ती हो, जो कॉलोनी हो, उसमें हर एक आस्था वाले और हर एक जो है वो एक साथ रहें। ऐसा नहीं, बस जत्थेबाजी, गेटोइजेशन। तो एक इसी तरह का गेटो था, इसी तरह की जत्थे वाला इलाका था इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का। उसमें मैंने देखा कि 10 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, 11 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, जिनको स्कूल में जाना चाहिए, वो बेकार इधर उधर खेल रहे हैं या उनसे कुछ जो है इस तरह से काम करवा रहे हैं छोटे मोटे। न उनको शिक्षा दी जा रही है। यानी शिक्षा से बहुत दूर। और बहुत कुछ होगा तो शिक्षा के नाम पर क्या, वो मदरसा में पढ़े हुए हैं। मदरसा में क्या पढ़ाते हैं ये सभी को मालूम है। तो उनके बचपन के साथ, बल्कि ये भारतीय बचपन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। लेकिन यह चिंता, सवाल उठता है, यह चिंता कितने को है? जितने मुल्ला मौलवी हैं, कहने में थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन जो सच्चाई में कह रहा हूँ, क्या उनको चिंता रहती है कि इस तरह के जो मैंने देखा और भी बच्चे होंगे? जो मैं कह रहा हूँ तो सिर्फ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की कथा व्यथा नहीं, कहीं और भी होगी इसी तरह से। हम नहीं कहते कि सिर्फ इसी में होगा, लेकिन एक नमूना है।
तो जो हमारे जो इस समाज का जो भारतीय बचपन है इस तरह से तबाह हो रहा है, उसको शिक्षा दी जाती, उसका ज्ञान बढ़ता और अपनी प्रतिभा निखारता, प्रतिभा के आधार पर जो है समाज में वो उस ओहदे को जो है वो प्राप्त करता, उसको सम्मान प्रतिष्ठा मिलती। मैंने ये करने के बजाय उसको छोड़ दिया गया है कि वो चाहे वो पढ़े लिखे नहीं और इन्हीं सब में वो सीमित होकर के बिल्कुल वो नष्ट हो जाए। ये चिंता कितने को है? तो वही मैं कह रहा हूँ कि कहना अतिशयोक्त नहीं होगा। एक कुछ अपवादों को छोड़ करके जितना मुल्ला मौलवी हैं उनको चिंता है। मुल्ला मौलवी तो कुछ कट्टरवादी सोच के चक्कर में है। वो तो कहते हैं कि भाई इनकी शिक्षा की मत सोचो, आबादी बढ़ाओ। इनसे पूछिए, सीमित आबादी रख करके बच्चों को उनकी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, उनके भविष्य पर ध्यान देना चाहिए, उनको एक अच्छा नागरिक बनाना चाहिए। ये मुल्ला मौलवी यानी मतलब कुछ लोगों को छोड़ करके, हम नहीं कहते कि सभी ऐसा होंगे, लेकिन कुछ अपवाद होंगे। अपवादों से बात नहीं बनती है, इसकी चिंता नहीं है। बीजेपी का तो कोई ठिकाने नहीं है। बीजेपी ऐसे इलाकों में कभी जाती भी नहीं है। जब चुनाव होगा तो हो सकता है कि वहाँ पर पहुँच जाए, पाँव छूने के लिए पहुँच जाए, वो तो जाती नहीं है। बाकी और जो दल हैं, ये जो जीएनपीसी जिसको आप लोग कांग्रेस कहते हैं या जीएनपीसी, वाम दल वाले, और जो छुट भैया समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना इत्यादि वगैरह जो है, वह भी इसकी चिंता नहीं करती है। वो सिर्फ चिंता करेगी जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के जो कट्टरवादी तत्व हैं, जो उपद्रवी तत्व हैं, जो हिंसक तत्व हैं, उन्हीं की पैरवी करती है, उन्हीं के साथ वो खड़ी रहती है, उन्हीं से उपद्रव भी करवाती है। और उसकी सोच को बलिहारी है कि वो ये सोचती है कि हम कट्टरवादी और उपद्रवी और हिंसक तत्वों के साथ खड़े रहेंगे तो बाकी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का उनको वोट मिलेगा। यह भी कितनी घिनौनी सोच है उन समूह की। तो जहाँ तक कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बच्चों का जो सवाल है, उनके भविष्य का जो सवाल है, कोई नहीं सिखाता है कि अपना परिवार सीमित रखो। यदि आपकी क्षमता है कि एक बच्चे पालने का, एक बच्चे के भविष्य संवारने का, उसको प्रतिभाशाली बनाने का, तो उसके स्थान पर जो है संख्या बढ़ाते जाओ। 4 है, 6 है, 10 है, कोई नहीं बोलता है। लेकिन भारतीय जनता का दल बोलता है कि इस देश पर बोझ तो बाद में पड़ेगा, देश पर आबादी का बोझ तो बाद में पड़ेगा। सबसे पहले दुर्दशा आपकी होगी। उस दुर्दशा को समझिए जरा। तो वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो इलाका होता है, गांव का हो या कस्बे का हो या शहर का हो, गंदगी उसकी एक पेरेनियल या परमानेंट उसका एक अविभाज्य उसका एक विशेषता होती। उस गंदगी का आलम यह होता है कि बगल में नाली बहती है, गंदा पानी वो जो कि जमा रहता है वो रहता है, और मैंने बच्चे जो कि 2-1 होने चाहिए, इतने वो जो है वो बुला लिए गए होते हैं। वो भी उनके बचपना की जो है वो हत्या होती है। जिस बचपन को भविष्य न दिया जाए और उसका भविष्य जो है अंधकार में रखा जाए,
और फिर गंदगी का उसको शिकार बनाए, आप क्या कहेंगे उसको? और खास करके जो हमारी महिलाएं हैं, भारतीय माताएं बहनें जो है उसी गंदगी का 24 घंटा जो है वो शिकार होती हैं। अब मोदी जी का जो एक सफाई अभियान कहाँ तक वो असर कर पाया है ये तो मैंने देखा नहीं, लेकिन ये है उसमें। हमारा मतलब है कि हमारा देश तमाम हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, हम चांद पे जा रहे हैं, हम जो है बृहस्पति पे जा रहे हैं, और हमारे समाज का ये जो है इस तबके के साथ इतना बड़ा अभिशाप। हालांकि इसमें ज़्यादा जिम्मेदारी जो है उन्हीं लोगों की है, लेकिन भारतीय जनता दल को चिंता है और इन सारे मुद्दों को उठाएगा भी और इस अभिशाप को दूर भी करेगा। सिर्फ इस बात की है कि जो जितने उनके धर्मगुरु हैं वो कभी भी उनके वास्तविक उत्थान की बात नहीं करते, उनके वास्तविक प्रतिष्ठा की बात नहीं करते। और भी दुखड़ा है, कोई बात नहीं है, लेकिन भारतीय मैंने एक नमूना बताया, ऐसी ही हो सकता है कि ऐसी दुर्दशा हमारे समाज के अन्य तबकों में भी हो सकती है। हमारे जो उपेक्षित भारतीय भाई बहन हैं वहाँ भी हो सकती है, हमारे जो जनजाति है वहाँ भी हो सकती है, और भी तबकों में हो सकता है। और वहीं से और वहीं पर जो कट्टरवादी तत्व हैं ऐसे ही बचपना को अपना शिकार भी बनाते हैं, अपने हथियार के रूप में उनको वो इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक खतरा है। और फिर वो निशाना बनते हैं कि समाज विशेष के लोग ही इसमें शामिल हैं इत्यादि वगैरह, ये भी समस्या आती है। तो इस तरह की भी जो देश की अवस्था है, देश के जो हालात हैं, वह भी भारतीय जनता दल जो बता रहा है, सिर्फ भारतीय जनता दल के लिए ही नहीं, सबके लिए जो है वो चिंता का विषय है, जहाँ भी है। और एक और तो हम बहुत माने वो तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं और हम वो रेलवे स्टेशनों का मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं और तमाम हाईवेज, एक्सप्रेसवे, फलाने ठिकाने। एक और इतना बड़ा अभिशाप भी है, कैसे यह देश इसको डाइजेस्ट कर रहा है, पचा रहा है, प्लस जो उससे ठीक संबंधित मुतल्लिक जो है उनके जो धर्मगुरु हैं कभी भी उनके उत्थान की बात नहीं करते। ये बचपना जो है स्कूल में जाना चाहिए, वहाँ पढ़े लिखे और 100% वो लिटरेसी हो, उनका ज्ञान बढ़े, उनका विवेक बुद्धि बढ़े, वो भी कुछ समाज और देश के विषय में सोचें, अपने लिए भी सोचें, और हमारी कैसे इज्जत बढ़े, हमारी भागीदारी कैसे बढ़े, इसके विषय में जो है वो संबंधित जो है मूल्य जो है मैंने कहना में बुरा लगता है, कुछ बातों को छोड़कर जितने भी मुल्ला मौलवी लोग हैं कभी भी ये बात नहीं करते। और ये बात मैं बहुत जो है बेबाकी से कह रहा हूँ। एक समस्या तो वो है, और सबसे बड़ी समस्या है ये बड़ी है कि कट्टरवादी तत्वों के विषय में भी बताया गया कि जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो कट्टरवादियों का है और असामाजिक तत्वों का है और हिंसक और उपद्रवी तत्वों का है। कि मैं इसलिए बता रहा हूं कि उनके लिए पूरे समाज को निशाना बनाने की प्रवृत्ति जो है छोड़नी पड़ेगी। और बल्कि भारतीय जनता दल का जो अध्ययन है तो कुछ और आगे भी कहता है कि वो जो है जो ये देश विरोधी जो ताकतें हैं जो कि राजनीतिक दलों के वेश में है, खास करके
जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी, काकस, या जिसको आप लोग कांग्रेस कहते हैं, वामदल और टीएमसी इत्यादि जो है, उन्हीं तत्वों को पालते और पोसते हैं और वही इस्तेमाल भी करते हैं। ये वास्तविकता है। इस रूप में यदि हम हमारे सभी भारतीय भाई बहन समझेंगे तो काफी जो है समस्याओं का निदान संभव है, नंबर 1। लेकिन जब इसका निदान वाली बात आती है सरकार की ओर से, खासकर बीजेपी की सरकार, तो वहीं पर इसकी गद्दारी जरा देखिए। वो क्या करती है कि सिर्फ जो उपद्रवी तत्व हैं उन पर तो कुछ कार्रवाई करेगी या बुलडोजर चलवा दी कर देगी, लेकिन जो इनको पालते पोसते हैं, जो ताकतें, जैसे कि वामदल हुए, जीएनपीसी हुआ, टीएमसी हुआ, उसकी ये बीजेपी रक्षा करती है। तो सवाल इस बात का है कि भाई जब तक ये वामदल रहेंगे, जब तक ये जीएनपीसी रहेगी, जब तक टीएमसी रहेगा, तब तक इस तरह की वारदातें में कमी नहीं आएगी, वो होती रहेगी। बीजेपी कभी भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं, सिवा कुछ वक्तव्य जारी कर दिया या टीवी चैनल पर बस झगड़ा कर लिया और बहुत हुआ तो एफआईआर कर दिया। भारतीय जनता दल ने बराबर कहा है कि उपद्रवी तत्वों पर बुलडोजर चलाने से पहले इस जीएनपीसी पर बुलडोजर चलाइए मोदी महोदय, तब जाकर के बंद होगा। जैसे दिग्विजय का नाम आया था ना, तो दिग्विजय की संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलाइए, तब बंद होगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की संपत्तियों पर भी बुलडोजर अब चलाइए, कपिल सिब्बल की भी संपत्तियों पर बुलडोजर अब चलाइए, तब जाकर के ये बंद होगा। ये जितने भी वाम दल हैं उनकी भी सारी संपत्तियों पर बुलडोजर अब चलाइए, और बाद में जो है इन उपद्रवी तत्वों पर बुलडोजर अब चलाइए, तब जाकर के इस तरह की वारदातें बंद होंगी। वरना ये वारदातें जो है वो बंद हो नहीं सकती, वो चलती रहेंगी। और जो है अपना जो है ये माहौल नफरत का ये फैलता रहेगा, और देश में नफरत का माहौल हमेशा बना रहे, फैलता रहे। ये मंशा दो दलों की मुख्य है, ये वाम दलों की और जीएनपीसी, उसके मंसूबे जो है वो पूरे हो रहे हैं। ये तो रहा इन समूह का, जो राजनीतिक दलों का। कुछ जो राजनीतिक नहीं है, जो कुछ हाँ, और उसमें ये जो है असदुद्दीन ओवैसी जैसे गिरोह जैसे लोग हैं, ये सिर्फ जो है उपद्रवियों के साथ में ही खड़े होते हैं। और कितना घिनौना इनका तर्क होता है। यहाँ तक तो समर्थन करते हैं, कभी कभी बोल देते हैं भाई अपराधी होता है, आतंकवादी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। बात तो सही है। तो जब अपराधी होता है असदुद्दीन महोदय, तो उस अपराधी के साथ तुम किस लिए खड़े होते हो? तुम इसलिए खड़े होते हो कि फिर तुम उस अपराधी में धर्म देखते हो। एक और तक कहते हो कि भाई अपराधी का धर्म नहीं होता है, लेकिन उन्हीं अपराधियों के साथ इसलिए खड़े होते हो कि उन अपराधियों में तुम जो तथाकथित वो पंथ देखते हो। तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों से भी काफी समस्या ये और बिगड़ जाती है, और वो उलझ जाती है, और वो गंभीर बन जाती है। यही नहीं, और दुख रहा है, जितने भी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जितने प्रवक्ता आते हैं या बुलाए जाते हैं टीवी चैनलों पर, वह भी एक और तो क्या बोलते हैं
एक और क्या बोलते हैं कि भाई आतंकवादी आतंकवादी होता है, वो उसका किसी धर्म से लेना देना नहीं। बिल्कुल सही है, आतंकवादी को आतंकवादी के ही रूप में देखा जाना चाहिए, उसका निपटारा किया जाना चाहिए। लेकिन वो पक्ष इसीलिए लेते हैं उसका कि ये खुद उसमें वो अपना पंथ देखते हैं। कहते मुंह से कुछ कहते कुछ है, लेकिन उनका आचरण जो है ठीक उसके विपरीत होता है। और उसी में तो आते हैं सब, शोएब जमई, साजिद रशीदी, अंसार रजा, ये सब क्या है? और झूठ भी बहुत बोलते हैं। अंसार रजा एक बार बोल रहा था कि 8 साल हो गया, मोदी जी एक काम गिनाते हैं वो विकास का, उस अंधे को दिखता नहीं है कि देश में क्या विकास के कार्य हो रहे हैं, कितना बड़ा अंधा है। और एक जो सबसे बड़ी कमी इन सबों की रहती है, और वही गंदगी नीचे भी फैलाते हैं हमारे विशेष करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में, कि उनका वो 3 ही शब्द लेके आते हैं, एक आरएसएस, एक बीजेपी, एक जो है विश्व हिंदू परिषद। इन्हीं 3 शब्दों के द्वारा वो सब पूरा अपना दिमाग पूरा खाली कर देते हैं। उनकी नज़रों में या उनके अनुसार जो है ये वाम दल, जीएनपीसी, टीएमसी, एनसीपी त्याग देश घातक नहीं लगती। तो ऐसे से भी इस मुल्क को बहुत खतरा है। भारतीय जनता दल का ये कहना है कि सिर्फ भारतीय जनता दल के कहने से ये बात नहीं बनती है। इन तत्वों के प्रति बहुत सख्ती से इनका निपटारा किए जाने की आवश्यकता है। मैंने पिछले भी एपिसोड में कहा था कि जिस दुबई का लोग उदाहरण देते हैं कि भाई वहाँ कुछ भी पैसा रख दीजिए, पर्स आपका गिर जाए तो वहीं मिलेगा, कोई उसको छुएगा नहीं। वो सिर्फ इसीलिए है कि वहाँ दंड का जो प्रावधान है, दंड की जो व्यवस्था है, बहुत सख्ती से उसका पालन होता है। यहाँ पर इतने अपराध होते चले जा रहे हैं और किसी को भी दंड नहीं मिल रहा है। खास करके जो इस तरह के अपराधों का संरक्षण दे रहा है जो पार्टियां, उसको तो मोदी जी पाल रहे हैं। इन जितने भी पत्थरबाजी हुआ रामनवमी के ऊपर, तो जो उपद्रवी तत्वों पर तो थोड़ा बहुत बुलडोजर आया, तब तक सुप्रीम कोर्ट चला आया। सुप्रीम कोर्ट को ये मालूम नहीं है कि पत्थरबाजी जो है वो ये पत्थरबाजी कोई ऐसा नहीं कि वो यात्रा गई और तब पत्थरबाजी, वो पहले से प्री प्लान्ड थी। ये बार बार मैं बता रहा हूँ, और वो भी कई राज्यों में। और जब वो प्री प्लान होती है, इसका मतलब है कि वो उसको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। और राजनीतिक संरक्षण देने वाले कौन है? यही देश विरोधी जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रा चौकड़ी काकस, या वाम दल या टीएमसी इत्यादि एनसीपी टाइप का, जिनको की मोदी जी कार्रवाई करने के बजाय यानी इनको ये बचा रहे हैं। यही तो है। तो ये अपराध जो है वो जाएगा कैसे? मोदी महोदय से, बीजेपी वालों से पूछे कि ये अपराध कैसे जाएगा। सिर्फ जो है जो उपद्रवी या पत्थरबाजों पर कार्रवाई करने से, जो इनको संरक्षण दे रहा है, जो इनको ताकत दे रहा है, जो इनको खाद पानी दे रहा है, उसको तुम बचाओगे और सिर्फ जो है वो उपद्रवियों पर कार्रवाई करोगे तो ये अपराध जाएगा। यही तो गद्दारी है मोदी महोदय की इस हमारी आवाम के खिलाफ और इस देश के खिलाफ। इसी चीज को जरा आप समझिए। अरे सीए पर देखिए, सीए मैंने जो नागरिक संशोधन कानून मान लीजिए, उसे अंग्रेजी में सीए कहते हैं। क्या हुआ? भड़काने वाली सोनिया गांधी,
या उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और भी कांग्रेस जो जेएनपीसी के नेता, करवाने वाला ये केजरीवाल। इन सबको बचा लिया मोदी जी ने। कार्रवाई किस पर किया? सिर्फ ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह पर। और इतना भी उनको शर्म नहीं आई मोदी महोदय की, भाई ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह तो जो इसी आम आदमी पार्टी का ही है। तो देश का सबसे बड़ा अभिशाप यह है कि छोटे किरदारों को, छोटी मछलियों को पर कार्रवाई करके, उनको लटका करके, दिखा करके, जो उस अपराध का जो बड़ा मगरमच्छ है उसको जो बचाया जाता है, वही तो अभिशाप है और वही तो गद्दारी है। वही गद्दारी यही मोदी महोदय और बीजेपी कर रही है। केजरीवाल पर बुलडोजर नहीं जो वो चलवा रही है, संजय सिंह पर जो है बुलडोजर नहीं चलवा रही है। जितने भी बोलते हैं तो पहले बुलडोजर उनके ऊपर जो है वो चलना चाहिए, उपद्रवियों पर बाद में, तब जाकर के इस तरह के अपराध जो है वो कम होंगे या बंद होंगे। मोदी महोदय और बीजेपी वालों और दूसरी बात यह है कि ये कहना भी मैंने अशोक नहीं होगा कि बीजेपी की जो मानसिकता है, मोदी महोदय की जो सुपर सालारों की मानसिकता है, एक एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट के साथ वो काम करते हैं। ये तो पक्की बात है। उनका जो सेंटिमेंट है उसी पर काम करता है। मतलब कि उतनी कार्रवाई कर देंगे, कुछ कट्टरवादी तत्व जो है वो हिंदू सनातन के खुश हो जाएंगे, बस इसी में रहता है। बीजेपी और मोदी की मानसिकता ये रहती है कि कुछ जो उपद्रवी तत्व जो है वो जो कि पाले गए हैं इनके द्वारा, जेएनपीसी और वाम दलों और टीएमसी के द्वारा, तो उन पर यदि कार्रवाई कर देंगे तो जो कट्टरवादी तत्व हैं हिंदू सनातन के वो खुश हो जाएंगे, वोट मिल जाएगा, इसीलिए करते। और बाकी को बचा लेंगे और इन्हीं को दिखा करके फिर यानी वोट का माहौल अपने पक्ष में करेंगे। तो जो शख्स जो है सिर्फ वोट के लिए पूरे देश को झोंक दे अपराध में जो है, वह कभी भी देश का हो नहीं सकता। ये मोदी महोदय कभी भी, बीजेपी वाले कभी इस देश के हो नहीं सकते, सिर्फ वोट के लिए। एक हमारे पड़ोसी हैं पांडे जी, बात हो रही थी, हमने हालांकि बहुत कट्टर समर्थक हैं बीजेपी के, तो उनसे मैंने कहा कि भाई ये मोदी महोदय जो है या उनके जो गृह मंत्री हैं जो भी हैं और भी सुपर सालार हैं, वो पत्थरबाजी करने वालों या हिंसा करने वालों या उपद्रवी तत्वों के खिलाफ तो बुलडोजर वो चलवाते हैं, लेकिन जो उनको संरक्षण दे रहे हैं, जो उनको खाद पानी दे रहे हैं, जो उनको हर तरह से समर्थन और जो उनके लिए खड़े हो जाते हैं, यानी उन पर बुलडोजर क्यों नहीं वो चलवाते? अब बुलडोजर के अलावा उनकी सरकारों को बर्खास्त क्यों नहीं करते? केजरीवाल की सरकार चाहे यहाँ की हो या दिल्ली की हो, दिल्ली और पंजाब की सरकार, टीएमसी की जो सरकार जो ये पश्चिम बंगाल की, स्टालिन की सरकार है वो तमिलनाडु में, विजयन की सरकार है केरल में, गहलोत की सरकार है क्या वो राजस्थान में, बर्खास्त क्यों नहीं करते? तो वो कह रहे इसमें जो सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, माने ये झूठ का बहाना। हमने कहा महोदय पांडे जी, नरसिम्हा राव की सरकार अल्पमत की सरकार थी और इनके पास तो मेजॉरिटी है ना, 3 से 3 तो इनका खुद का है, और एनडीए को जोड़ दीजिए तो वो 3 से 35 या 3 से 40 बनता है। 3 से 40 एमपी वाले जो मेजॉरिटी वाला है
उसके लिए यानी वो जो है वो निकम्मा हो गया, वो कर नहीं सकता। और जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी वो नरसिम्हा राव की, उसने एक ही झटके में, एक ही बार में 4 राज्यों को बर्खास्त किया था। हमने ये भी बताया कि जनता पार्टी की सरकार, गृह मंत्री थे चरण सिंह, प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, जनता पार्टी की सरकार ने 9 राज्यों को एक ही झटके में बर्खास्त किया था। आज देश को आवश्यकता है कि इन अभिशाप जो तत्वों को दंड देने के लिए इनकी सरकारों को बर्खास्त किया जाए, तो उनकी कायरता के पक्ष में तर्क जो है वो दिए जा रहे हैं, उनके तर्कों को जस्टिफाई किया जा रहा है। तो ये मोदी महोदय की एक तो कायरता जो है, कायरता की कीमत यह देश बहुत चुका है, बहुत भारी कीमत जो है चुका दिया है। और अभी कितनी कीमत चुकाएगा भगवान जाने। अभी तो 8 साल है, 2 साल और है, और जब तक रहेंगे तब तक ये इनकी कायरता की कीमत ये देश वो चुकाएगा। और कार्रवाई भी क्या करते हैं, ये कार्रवाई करेंगे सिर्फ पीएफआई पर, लेकिन पीएफआई ने पैसा दिया कपिल सिब्बल को, तो न तो कपिल सिब्बल पर कार्रवाई करेंगे। सीए पर जो हिंसा हुई, पीएफआई ने 200 करोड़ के आसपास, ऐसी रिपोर्टें हैं, 200 करोड़ के आसपास उसने पैसे मंगाए थे बाहर से, उसमें से 90 करोड़ दे दिया इसी को, कपिल सिब्बल को। तो ये मोदी महोदय कपिल सिब्बल को बचाएंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे। पीएफआई पर को बस प्रतिबंध करेंगे। प्रतिबंध लगाने से क्या होता है भाई, इसको भी बार बार बोला गया है कि किसी पर प्रतिबंध लगाने से नहीं, पंग करिए। पंग का एक नमूना जो है योगी आदित्यनाथ ने दिया हुआ है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की गलती यह है कि सिर्फ मुख्तार अंसारी को पंग करने से क्या होगा। उस मुख्तार अदना सा जो है मुख्तार अंसारी को माफिया, मुख्तार अंसारी बनाने वाले कौन थे, मुलायम सिंह थे। तो उससे अधिक कार्रवाई जो है करने की जरूरत थी मुलायम सिंह के खिलाफ और अखिलेश यादव के खिलाफ। तो वहां तो वो कार्रवाई की नहीं। और भी इनकी बातें हैं। योगी आदित्यनाथ को वो जो है रघुराज प्रताप सिंह कुंडा वाला, वो इनको अपराधी नहीं दिखता है। तो यह भी है कि भाई कि यदि यानी माफियाओं के निपटारे में, अपराध को खत्म करने के मामले में इस तरह से आप पक्षपात करेंगे, वो भी जातिवाद के आधार पर, तो अपराध खत्म होगा, माफिया खत्म होंगे। तो ये तो योगी आदित्यनाथ की महिमा है। लेकिन हाँ, मैंने पंग करने का एक नमूना उन्होंने दिखाया। भारतीय जनता दल ये कह रहा है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने पंग किया था मुख्तार अंसारी से, वो उससे 10 गुना अधिक भारतीय जनता दल करने में विश्वास रखता है, ताकि फिर वो उभरे नहीं। और वही कार्रवाई जो योगी आदित्यनाथ ने किया था, उसी पैटर्न पर जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं उनके खिलाफ करने की आवश्यकता है। क्योंकि चिंता होनी चाहिए इस देश के प्रति, चिंता होनी चाहिए अवाम के प्रति। ये मोदी महोदय अवाम को ही छोड़ते हैं इन देश विरोधी ताकतों के हवाले। कौन अवाम? जिस अवाम ने इनको प्रधानमंत्री बनाया। ये देख लीजिए, जिस अवाम ने इनको 2-2 बार लगातार प्रधानमंत्री बनाया, उसी अवाम को इन देश विरोधी ताकतों के हवाले ये छोड़ देते हैं। ये तो इनकी गद्दारी है।
अपने अवाम के खिलाफ, देश के खिलाफ। और ये 3 बार जो है वो प्रमाणित हो चुका है। सीए पर हिंसा हुई और किसान आंदोलन जो हुआ कृषि कानून के विरोध में, और फिर इस समय शाहीन बाग का भी जो केस था वो क्या था कि यही भारत विरोधी ताकतें जो है वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की माताओं और बहनों को बस जहर भर करके बैठा दिया वहां पर। कोई बीजेपी का कहते हैं 12 करोड़ इनके कार्यकर्ता हैं, कोई गया नहीं वहां पर। सिर्फ दूर दूर से उनके विषय में अनाप शनाप, अनर्गल, वो भी अपमानजनक इस तरह से टिप्पणियां वो करते रहे। ये जो अप्रोच जो है बीजेपी और मोदी महोदय की, ये राष्ट्रघाती है। और वो इसी से प्रमाणित होता है कि जब मैं अपने पदाधिकारी, और हमारे पास तो कोई विशेष साधन भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जो गए थे वहां पर, और हमारे पदाधिकारी के साथ मैं भी गया था। उसमें बरसात भी हो रही थी, रात के 10-11 भी बज रहे थे, बिजली भी नहीं थी। फिर भी इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी, और फिर जो हमको मौका मिला वो जो उसमें लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, कोई एंकर उसका न्यूज़ 18 इंडिया का कर रहा था, उसी में हमको बोलना पड़ा, और जो हमको कहना पड़ा वो जो मैंने कहा कि भाई ये हमारी माताएं और बहनें जो देश विरोधी ताकतों के द्वारा जो है के द्वारा पैदा की गई भ्रम का शिकार हैं ये, और ये उसी और जो है और इनके कंधे का इस्तेमाल जो है वो देश विरोधी ताकतें कर रही हैं। इन्हीं के कंधे पर रखकर अपने राजनीतिक स्वार्थ की बंदूक वो साध रहे हैं सब। एक बार तो एंकर बड़ा चौंक गया कि भाई क्या जो है वो समर्थन के लिए अब नहीं आया। मैं बिल्कुल नहीं, हम तो अपनी माताओं और बहनों को ये बताने आए हैं कि आप जो है बहुत बड़े भ्रम के शिकार हैं, आप इस भ्रमजाल से निकलिए। तब वो एंकर कहने को मजबूर हुआ। वो ये मैंने 2-3 बार हम बता चुके हैं, लेकिन ये बार बार बताने की जरूरत है। उस एंकर ने कहा इस बीजेपी को डूब करके मर जाना चाहिए, इस बीजेपी को डूब करके मर जाना चाहिए। जो काम बीजेपी को करना चाहिए वो काम आप कर रहे हैं। हमने तो उसमें कहा नहीं भाई ये कोई श्रेय लेने वाली बात नहीं है, ये सभी का फर्ज बनता है, बीजेपी का भी फर्ज बनता है। लेकिन बीजेपी क्या उसने किया वो सीधा नमूना है। इस तरह की समस्याओं का निराकरण बीजेपी और मोदी जी कैसे करते हैं, जीता जागता उदाहरण है शाहीन बाग। और भारतीय जनता दल की क्या सोच है वो भी उसका भी जीता जागता है। वो मैंने उसका इस तरह से अप्रोच जा करके उन माताओं और बहनों में उस संदेश को पहुंचाना, भारतीयता की बात करना और उनको उनके भ्रमजाल से निकालना। और एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया जो एंकर के मुंह से निकली कि बीजेपी को डूब कर मर जाना चाहिए, कि जो काम बीजेपी को करना चाहिए वो आप कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। तो इस बीजेपी के मोदी जी के चरित्र को जरा समझिए कि देश की समस्याओं में अपनी आवाम को कैसे झोंक रहे हैं। इनका फर्ज बनता है प्रधानमंत्री के रूप में, चूंकि इस आवाम ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया कि कम से कम देश विरोधी ताकतों से बचाएं हमको, लेकिन ये उन्हीं के हवाले कर देते हैं। तो देश भूलता नहीं है उनको। है भारतीयता के प्रति सजग होइए, भारतीयता के जज्बे को आगे बढ़ाइए, इसको मजबूत करिए। भारतीय ताकत दल तो खुद ही कह रहा है कि भारत के अवाम की ताकत और भारत के अवाम की ताकत भारतीयता आधारित यानी वातावरण के आधार पर ही संभव है।
तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।